सो आवर फर्स्ट चैप्टर विल बी मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, जिसको आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हो, है ना। और आपका अगर मैं बात करूं तो आपके क्या नाम है, जो मॉड्यूल में, जो जेई वालों के मॉड्यूल में, इसका क्या नाम है बोलो, स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री एक स्पेशल टॉपिक है जो मोल कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है ना। वो थोड़ा सा हम बेसिक मोल कॉन्सेप्ट सीखने के बाद स्टोइकियोमेट्री के साथ डील करेंगे, ठीक है बेटा। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट में देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी, जो शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, ये जो भी केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, तो केमिस्ट्री के की जो शुरुआत हुई एक्चुअल, वो हुई थी डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी को। जो मॉडर्न केमिस्ट्री आई थी ना, दैट केम आफ्टर द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं कि हमारा जो केमिस्ट्री है वो शुरू कहाँ से हुआ। तो केमिस्ट्री में इज द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग, आप लोग प्लीज सब चीज नोट कीजिएगा, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो बेसिकली देखो, पहले जो धारणा थी वो ये थी कि हर एलिमेंट जो होता है, ठीक है, हर सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो खुद ही होता है। बट डाल्टन ने आके इस थ्योरी को बदल के रख दिया, और डाल्टन ने इस थ्योरी को रेवोल्यूशनाइज करके एक नाम दिया, एक नया वर्ड यूज किया जिसको हम बोलते हैं एटम, ठीक है ना। ओके, सो बेसिकली मैटर, उसने बोला, डाल्टन ने बोला कि एवरीथिंग दैट इज, मतलब एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सम बेसिक थिंग्स। ओके, बेसिक थिंग्स दैट इज नोन एज व्हाट बोलो, एटम, ठीक है ना। और वहां से आई हमारी व्हाट बोलो, एट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से चीजों को शुरू करेंगे। ओके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है। क्लास 9th में ये टॉपिक है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। बट फिर भी अपन यहीं से चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो डाल्टन ने क्या बोला कि हर मैटर, जो मैटर है, एवरी मैटर इज मेड ऑफ सम स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, और उसका नाम होता है एटम, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये था कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है बेटा, जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ठीक है, कॉल्ड कॉल्ड एटम कॉल्ड एटम ठीक है बेटा। तो इसका पहला पॉइंट ये था कि मैटर जो होता है बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अब एटम जो होता है, उसने बोला है कि हर एलिमेंट का जो एटम होता है वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक हर रिस्पेक्ट में, मतलब कि एक स्पेशल टाइप का होगा, उसका अलग मास होगा, उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो बेसिकली सेकंड इसने पॉइंट क्या बोला इसमें, कि ऑल द एटम्स ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट of a given element is specific। स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा, कि उसके जो कैरेक्टर होंगे वो सिर्फ उसी के होंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा जो और किसी एलिमेंट में नहीं होगा। जो ओवरऑल अगर कैरेक्टर देखा जाए, तो उसने बोला कि हर एलिमेंट का जो ओवरऑल कैरेक्टर होगा दूसरे एलिमेंट से अलग होगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। और या फिर हम इसको दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक, और ठीक है, ऑफ ए गिवन एलिमेंट इज स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो कैरेक्टर होगा वो एक ही टाइप का होगा और दूसरे एलिमेंट से नहीं मिलेगा, ठीक है। और या फिर दूसरे भाषा में हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो हर मामले में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और इन अदर वे, ठीक है, ऑल द एटम्स of a given element are identical in all respect
मतलब हर मामले में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम होगा, चाहे वो कहीं से भी आया हो, जैसे आयरन है, आयरन ऑक्साइड का आयरन हो, ठीक है, या फिर आयरन कार्बोनेट का आयरन हो, ठीक है, या आयरन नाइट्रेट का आयरन हो, हर आयरन जो होगा किसी भी कंपाउंड से आप निकाल के लेके आओ, कैसे भी स्थिति से निकाल के ले आओ, वो हर मामले में मास में उसका क्या नाम है, उसके मास में, उसके शेप में, उसकी साइज में, ठीक है, वो सारी चीजों में क्या होगा, बोलो सेम ही होगा। आ रही बात समझ में? वो सारी चीजों में क्या होगा, बोलो सेम ही होगा, ठीक है, इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इन ऑल रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, बोलो दैट इज मास शेप साइज, है ना बेटा, मास शेप साइज, हर एटम का अपना एक मास होगा, एक शेप होगा, हर एलिमेंट के एटम का, ठीक है, वो एक मास होगा, शेप होगा और साइज होगा, और वो एक एलिमेंट के कोई भी एटम का वो हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे आयरन का एटम है तो कहीं से भी आयरन का एटम लेके आओ वो सेम ही होगा, ठीक है। कॉपर का एटम है तो कहीं से भी कॉपर का एटम लेके आओ वो एटम होगा, उसका मास शेप साइज हमेशा सेम ही होगा, ठीक है। थर्ड चीज उसने बोला कि ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट, बोलो क्या नाम है, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो एलिमेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर, आर डिफरेंट इन नेचर, ठीक है। मतलब कि जो डिफरेंट एटम्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे, उनका जो प्रॉपर्टी होगा, जैसे मतलब कि शेप होगा, मास होगा, साइज होगा, वो क्या होगा बेटा, बोलो अलग होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर फोर्थ पॉइंट की बात बोले, इसने बोला कि बेटा एटम जो होता है ना, एक सॉलिड पार्टिकल है, एक सॉलिड पार्टिकल है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, और तोड़ नहीं सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही उसको क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो है वो शुरू से वैसा ही है और हमेशा ही वैसा ही रहेगा, ना उसको बनाया जा सकता है, ना उसको खत्म किया जा सकता है। वैसे ये बात गलत थी, ठीक है, लेकिन ऐसा उसने बोला था, ठीक है ना। तो ये बेसिकली फंडामेंटल थ्योरी थी एटम की, तो इसमें ज्यादातर चीजें गलतियां ही थी, बट ठीक है, इससे हमारा केमिस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आया था, केमिस्ट्री को देखने के नजरिए से, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज क्या है, ठीक है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Atoms can neither be created nor be destroyed by any chemical process, by any chemical or physical process. न्यूक्लियर प्रोसेस उस टाइम नॉलेज में था ही, ठीक है ना, एनी केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। ऑल्दो इसमें से ज्यादातर पॉइंट जो है सो गलत है, ठीक है ना, बाय एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। तो ये मिला जुला के ये डाल्टन के कुछ नियम थे, ठीक है। इसके अलावा भी है, ठीक है, कि एटम्स हमेशा सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं to form compounds. Atoms combine in simple ratio to form compounds. Atoms combine in atoms in a compound is always present in a simple ratio. Atoms in a given compound, in a given compound, in a given compound, compound is always present, is always present in simple ratio. ओके, प्रेजेंट इन सिंपल रेशियो। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल रेशियो में क्यों होगा, सिंपल रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो में रहता है, तो सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा क्यों, क्योंकि ऑब्वियस चीज है कि आप जब बोल रहे हो कि एटम को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो वैसा ही रेशियो में होगा, या तो दो एटम एक पर्टिकुलर एलिमेंट का तीन एटम दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा 2:3 होगा। आ रही है बात समझ में? तो हमेशा इनका जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप सिंपल होल नंबर को ही कंबाइन ही करवा सकते हो, आधा एटम पौना एटम को तो कंबाइन करवा ही नहीं सकते। तो दो तीन के साथ होगा, तीन दो पांच के साथ हो सकता है, एक दो के साथ हो सकता है, एक एक के साथ हो सकता है। तो हर केस में क्या है, रेशियो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिंपल होल नंबर ही आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। तो ये मिला जुला के क्या था, बोलो, एटम का डेफिनेशन, ठीक है, सॉरी एटम की या केमिस्ट्री की आप एक तरह से बोल सकते हो कि शुरुआत, ठीक है, जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, बेसिक बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं, ठीक है, जो हमें मूल कॉन्सेप्ट पढ़ने में आसानी करेगा, ठीक है। सम डेफिनेशंस, ओके बेटा, कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। तो अगर डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहला जो अपन पढ़ेंगे अभी वो है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, या फिर जिसको अपन रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास,
रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे पहले एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं बेटा, एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो देखिए इट इज द रेशियो ऑफ, ये बेसिकली डिफाइन कैसे किया जाता है, तो ये समझिएगा कि इट इज द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ mass of an atom with respect to 1/12th part of C12 एटम। कार्बन का 12 आइसोटोप जो होता है ना बेटा, C12 आइसोटोप जो होता है, उसके मास के 1/12th पार्ट के रिस्पेक्ट में जितना उसका वेट होगा, ठीक है ना, जो रेशियो आएगा वही उस एटम का मास होगा। मतलब एटॉमिक मास को अगर हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, ठीक है ना, या फिर इसीलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोला जाता है, तो इट कैन बी डिफाइंड एज मास ऑफ दैट एटम, मास ऑफ दैट एटम, ठीक है ना, मास ऑफ दैट एटम डिवाइड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ C12 एटम। अब देखो बेटा, बेसिकली इसको हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में क्यों निकालते हैं, इसकी कहानी ये है, इसकी कहानी सिंपल सी ये है कि देखो एटम का मास को नापना इम्पॉसिबल है, उस टाइम इम्पॉसिबल था, और कोई भी ऐसी छोटी, जैसे आप मान लो कि किसी चीज को आप केजी में नाप रहे हो, जस्ट लाइक 5 केजी, तो 5 केजी जो आप किसी चीज को लिखते हो कि ये सामान जो है, सो मान लो कि शुगर है 5 केजी शुगर, तो आप अगर बोल रहे हो कि 5 केजी शुगर है, तो किस बेसिस पे बोल रहे हो, 5 केजी कोई भगवान तो बना के नहीं गया केजी यूनिट, ये हमने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया ना केजी यूनिट, ठीक है। तो अपन केजी यूनिट जो लिखते हैं वो किस बेसिस पे लिखते हैं, अपन ने किसी एक पर्टिकुलर वेट को 1 केजी डिफाइन कर दिया, अपन ने किसी पर्टिकुलर वेट को क्या डिफाइन कर दिया बेटा, बोलो 1 केजी डिफाइन कर दिया है। अब उससे मान लो कि थोड़ा सा अगर कोई कम होता है किसी चीज का वजन, अगर उसका वो अगर उसके मुकाबले अगर किसी चीज का 5 गुना वजन होता है, उसको अपन 5 केजी बोल देते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ सर। ठीक है ना, यही होता है ना, अपन अगर किसी से के मुकाबले उसका 5 केजी, 5 केजी को बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 केजी। तो एक पर्टिकुलर चीज है, उसको हमने 1 केजी का मान लिया है, ठीक है, और उससे जो 5 गुना भारी होता है उसको अपन 5 केजी बोलते हैं, जो 10 गुना भारी होगा 10 केजी बोलेंगे। जस्ट लाइक उसी तरह अगर मैं बोलूँ 10 मीटर, ठीक है, तो कोई कोई मीटर को डिफाइन करके नहीं गया है कि इतनी ही बड़े लेंथ को हम मीटर बोलेंगे, ठीक है, ये 1 मीटर बोलेंगे। तो बेसिकली क्या है, एक पर्टिकुलर चीज है जिसका हमने यूनिट को डिफाइन कर लिया कि 1 मीटर का, ठीक है, और उससे अगर कोई 5 गुना लंबा है तो 5 मीटर, अगर 10 गुना लंबा है तो 10 मीटर। लेकिन उस टाइम ऐसा कोई भी एक उतना, क्योंकि एटम बहुत 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 छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो मास का कोई ऐसा यूनिट नहीं प्रेजेंट था जिसके रिस्पेक्ट में हम एटम के मास को डिफाइन कर सके। केजी में हम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, केजी के रिस्पेक्ट में हम कंपेयर नहीं कर सकते। अरे बात समझो, हमारे पास ऐसा कोई मशीन, कोई ऐसा चीज नहीं था जिससे हम केजी, क्योंकि भाई केजी के रिस्पेक्ट में कंपेयर करने के लिए आपको एक तरफ कोई भी सामान रखना पड़ेगा जिसका यूनिट केजी में हो, और यहाँ पे आप एटम को रखोगे और उसके रिस्पेक्ट में जब आप इसको वजन करोगे तो एटम इतना छोटा होता है कि ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, जो सामान जो एटम है हमेशा ऊपर ही रहेगा तराजू पे, और ये जो सामान है जिसका आपने कोई जो छोटे से छोटा सब्सटेंस आप ले लो, क्योंकि एटम को मतलब कि इतना छोटा है वो चीज कि आप उसको अलग करके कहीं पे रख ही नहीं सकते, वजन ही नहीं कर सकते। तो इस कारण से प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास कोई ऐसा यूनिट नहीं था जिसके रिस्पेक्ट में हम मास को नाप सके एटम के। तो हमने एक नया यूनिट का इजाद किया जिसको हम बोलते हैं क्या, 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके रिस्पेक्ट में आप हर चीज के एटम को के वजन को नाप सकते हो, इवन के हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन का मास भी जो होता है उससे इससे थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ कि नहीं। यस सर। ओके, ओके, वेरी गुड। अब इसको जो है आप मतलब कि ये हो गया। अब इससे पहले ऑक्सीजन स्केल या हाइड्रोजन स्केल पे भी इसको नापा जाता था, ठीक है, बट एंड में जो आपको पहले ऐसा किया जाता था, मास ऑफ एटम पहले स्टार्ट जो किया गया था ये हाइड्रोजन से किया गया था, ठीक है, मास ऑफ दैट एटम डिवाइड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा था तो ऑब्वियस लॉजिकल ये चीज थी कि जो सबसे छोटा है उसी को अपन यूनिट मान लेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट बाकी को आप नाप सकते हो। अरे बात समझ, जैसे मान लो कि 1 केजी के रिस्पेक्ट में आप 500 ग्राम को थोड़े ना नाप सकते हो, 500 ग्राम के रिस्पेक्ट में आप 1 केजी को नाप सकते हो, 500 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 केजी। लेकिन 1 केजी के रिस्पेक्ट में आप कैसे नाप सकते हो 500 ग्राम का, तराजू पे कैसे रखोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। तो पहले हाइड्रोजन को रखा गया, फिर
कुछ रीजन से ऑक्सीजन को क्या गया और फाइनली अपन कार्बन पे सेटल हुए, और कार्बन पे जो सेटल हुए तो आज तक कार्बन पे ही है। अब कार्बन पे सेटल होने का रीजन ये है कि कार्बन इज ए कंपाउंड विच मेक, कार्बन इज एन एलिमेंट विच मेक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। सबसे ज्यादा कंपाउंड अगर किसी चीज के प्रेजेंट है तो कार्बन के हैं, ड्यू टू इट्स आइसोटोप, ड्यू टू इट्स कैटन, ड्यू टू इट्स नेचर ऑफ सेल्फ लिंकिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। ओके, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी के कारण इसका जो है तो सबसे ज्यादा कंपाउंड है। तो सबसे ज्यादा कंपाउंड होने के कारण जो रिलेटिव वेट इसका नापना जो है दूसरे एलिमेंट्स का इसके रिस्पेक्ट में वो काफी आसान होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपको एटॉमिक मास की कहानी। अब यहाँ पे बेसिकली आप जो चीज देख रहे हो 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, इसको एक वर्ड से डिफाइन किया जाता है जिसको अपन बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कि मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला कि हर जैसे केजी है, उसका केजी किसी चीज के पर्टिकुलर वेट का नाम है कि इतना वेट होगा तो उसको केजी बोलेंगे। उसी तरह से जो ये आपको 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम है, इसको हमने एक नाम दे दिया, जैसे कि एक पर्टिकुलर मास को आपने केजी नाम दिया, उसे उसी तरह 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम को हमने क्या नाम दिया बेटा, बोलो हमने क्या नाम दिया, बोलो AMU, ठीक है ना, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली क्या होता है बेटा, तो 1 AMU जो होती है बेटा, 1 AMU जो होती है इसको हम बोलते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ बोलो बेटा क्या बोलते हैं, C12 एटम, ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं मास ऑफ C12 एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जैसे केजी एक यूनिट है ना, वैसे ये भी मास का ही एक यूनिट है, नथिंग एल्स, ये भी क्या है बेटा, एक मास का यूनिट है, ठीक है। अब ऐसा किया क्यों गया, देखो अब एक चीज बताओ, मान लो कि मेरे को सोडियम का मास नापना है, मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। अब एटॉमिक मास ऑफ सोडियम अगर मेरे को नापना है तो मैं अगर इसका वेट करूंगा तो जब मैंने इसको तराजू पर रख के वजन किया सोडियम को, तो इट वाज 23 टाइम्स हेवियर देन द 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। तो अपन ऐसे लिखते थे 23 इंटू, अपन ऐसे लिखते थे इसको 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। ये बताता है कि ये 23 टाइम्स क्या है, बोलो कार्बन के 12 एटम से भारी है, ठीक है बेटा। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। उसी तरह अगर अपन ने मैग्नीशियम या कैल्शियम की बात की तो उसी तरह इसको अपन ने लिखने लगे लेट्स से 40 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, ठीक है बेटा। अब पॉइंट ये है बेटा, अब पॉइंट ये है कि इसको बार बार लिखना पड़ता था और इतना बार बार लिखना तो पॉसिबल नहीं था, तो इसको एक शॉर्टकट नाम दे दिया गया, और शॉर्ट नाम क्या दिया गया, बोलो AMU। अब अगर मेरे को कोई पूछे कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम को क्या बोलेंगे, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम को अपन क्या बोलेंगे बेटा, बोलो 23 इंटू, क्योंकि 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम को एक नाम दिया गया है 1 AMU, तो अपन इसको लिख सकते हैं इंटू 1 AMU, ठीक है। एंड दैट कैन बी रिटन एज 23 AMU, जस्ट लाइक 5 kg, 5 kg इज नथिंग बट 5 इंटू 1 kg, 5 इंटू 1 kg को अपन क्या लिख देता 5 kg। उसी तरह 23 इंटू 1 AMU को अपन क्या लिखेंगे बेटा, 23 AMU। तो बेसिकली AMU जो है ना बेटा, AMU बेसिकली है क्या, तो AMU is a unit, it is a unit to measure the atomic mass, it is a unit used to measure the atomic mass। है तो ये मास का यूनिट, जस्ट लाइक केजी, ग्राम, टन, उसी तरह मास का यूनिट है, बट हर यूनिट का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। जस्ट लाइक कि अगर मान लो कि आपको अगर चीनी को वजन करना है तो आप केजी में ही वजन करोगे, लेकिन अगर आपको एक ट्रक का वजन करना है या हाथी का वजन करना है तो आप टन में करोगे वजन, ठीक है ना। तो उसी तरह अगर मान लो कि आपको लेट से अगर गोल्ड का वजन करना है तो गोल्ड जनरली हम किस में वजन करके लेते हैं, ग्राम में वजन करके लेते हैं। आ रही बात समझ में। तो सब चीज का एक पर्टिकुलर क्या होता है, बोलो यूनिट होता है, कंपेरेबल यूनिट के रिस्पेक्ट में ही हम मेजर करते हैं किसी चीज को। तो यहाँ पे जैसे सोडियम का मास हो गया तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, बोलो 23 AMU। उसी तरह अगर मेरे को बोले कोई एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम बताइए सर, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है बेटा, 40 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। So it can be written as 40 into 1/12 into mass of C12 atom can be written as what, बोलो बेटा 1 AMU। So ये हो जाएगा आपको कितना, बोलो 40 AMU। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। मैं सबके मुंह से सुनना चाहता हूँ, कोई ऐसा है क्या जिसको ये समझ नहीं आ रहा है कहानी? तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं और डिटेल में समझाऊंगा। सबको आ रहा है ना पक्का? यस सर। तेजश्री, यस सर। कृष्णा, आ रहा है सबको? उदिता, यस सर।
नरेंद्र मिश्रा, नरेंद्र मिश्रा, कहानी समझ में आई? ये कहानी एक्चुअली मैं क्लास में ही तुम लोग को बहुत बार सुना चुका हूँ। कुछ नए बच्चे हैं, तुम लोग को बस समझ में आना चाहिए, सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, एक एक चीज जो भी क्लास में पढ़ाता हूँ सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, यही मेरा पर्पस है। ठीक है, तो उसी तरह मान लो कि जैसे मेरे को अगर बोले कि एटॉमिक मास ऑफ लेट से मेरे को बोले कि फॉस्फोरस का अपन ने वजन किया, तो फॉस्फोरस वाज 31 टाइम्स हेवियर देन 1/12 into mass of C12 atom. So phosphorus can be written as 31 into 1 AMU, that is equal to what? 31 AMU. So basically AMU is nothing but unit of atomic mass. ठीक है ना, आ रही बात समझ में? क्लियर है? ओके, सो बेसिकली अब मैं बात करूं तो ये जो 1 AMU है ना, इसका और भी कुछ नाम है, वैसे तो ये पूछता नहीं है कभी, बट ऐसे ही नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। 1 AMU इज ऑल्सो नोन एज 1 AMU, क्योंकि एटम का डिस्कवरी किसने किया था? डाल्टन ने। उसके रिस्पेक्ट में 1 AMU इज ऑल्सो कॉल्ड 1D, D मतलब डाल्टन। एंड इन मॉडर्न टाइम्स AMU हैज बीन रिप्लेस्ड। अब देखो, और साइंटिस्ट लोग हमेशा चीजों को जो है ना सबसे छोटा से छोटा नोटेशन से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यू, ठीक है, विच इज नोन एज यूनिफाइड मास। बेसिकली यू जो होता है ना बेटा, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है, बट मॉलिक्यूलर मास का यूनिट दैट इज यू एंड एएमयू दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इसीलिए दोनों को यू से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। लिखना भी आसान, पढ़ना भी आसान, समझना भी आसान। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए आपका जो एएमयू है उसके बदले अगर आप यू भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यू के बदले एएमयू भी लिख दोगे तो उससे कोई समस्या नहीं है। दोनों चीजें जो हैं सेम ही है, बस दोनों का जो इजाद हुआ था वो अलग अलग चीजों के यूनिट के तौर पर हुआ था, बट क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही है, मैं अभी बताऊंगा यू क्या है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो इसीलिए अपन ने क्या किया, बोलो, एएमयू लंबा पड़ता था लिखने में, यू छोटा पड़ता था, तो अपन ने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों को के इसको हमने किससे रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया? यू से ही रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा हाँ क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, चलो ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज मोल कॉन्सेप्ट, दैट इज मोल, the mass number relationship, मोल द मास नंबर रिलेशनशिप, ये हमारा अभी का टॉपिक है। ठीक है बेटा, चलिए देखिएगा। ओके, तो बेसिकली देखिए, मोल जो है बेसिकली है क्या? एक काउंटिंग नंबर है। मोल क्या है बेटा? एक काउंटिंग नंबर है। ठीक है ना, क्या ऐसा यूनिट है किसका? काउंटिंग का। ठीक है ना, किसको? मोल इज अ, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, मोल इज अ केमिकल मोल इज अ केमिकल काउंटिंग SI unit, chemical counting SI unit and defined as follows, ठीक है। मोल जो है बेटा एक ऐसा यूनिट है कि ऐसा यूनिट है किस चीज के लिए? बोलो, केमिकल्स के, मतलब केमिकल काउंटिंग यूनिट का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स को गिनने के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को गिनने के लिए, नंबर ऑफ आयंस को गिनने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गिनने के लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, मतलब जो भी चीज केमिकल से एसोसिएटेड है उस चीज को गिनने के लिए, नंबर ऑफ एटम्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, उसके लिए जो यूनिट का यूज किया जाता है काउंटिंग यूनिट का, डेट इज मोल। अदर काउंटिंग यूनिट्स क्या है? जैसे कि डजन हो गया, सेंचुरी हो गया, सेंट्स हो गया, ठीक है, डॉलर हो गया, ये सभी क्या है? काउंटिंग यूनिट है। डॉलर पैसा गिनने के काउंटिंग यूनिट के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या काउंटिंग यूनिट्स है। उसी तरह जो मोल है वो भी क्या है?
काउंटिंग यूनिट है। और काउंटिंग यूनिट कैसा यूनिट है? ऐसा यूनिट ऑफ केमिकल काउंट, ऐसा यूनिट ऑफ केमिकल काउंटिंग मींस ऐसा यूनिट टू काउंट एटम, मॉलिक्यूल, आयन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी यूनिट्स में नहीं काउंट कर सकते, आप डजन में भी एटम को काउंट कर सकते हो, बट जो मोस्ट प्रेफर्ड यूनिट है दैट इज व्हाट? मोल। ठीक है, तो मोल को डिफाइन कैसे किया जाता है, मोल है क्या, उस चीज को अपन समझते हैं। तो मोल बेसिकली अगर बोला जाए तो इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अ मोल is the amount of substance, is the amount of substance of a substance of a substance that contain as many entities that is atoms, molecules or other particle as there are atoms in exactly 12 gram of कार्बन 12 एसिटोन। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एसिटोन। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या, ये जो लॉ है ना, मोल को डिफाइन किसने किया था? एवोगाड्रो ने। एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था। तो मोल के बारे में उसने बोला ये कि देखो बेटा, उसने बोला कि सिंपल आप 12 ग्राम क्या ले लो, 12 ग्राम आप क्या ले लो, बोलो 12 ग्राम क्या ले लो आप? कार्बन 12 का आइसोटोप ले लो, 12 ग्राम ले लो आप कार्बन 12 का आइसोटोप। ठीक है ना, ओके। और 12 ग्राम कार्बन 12 के आइसोटोप में जितने पार्टिकल, जितने एटम्स होंगे, उतने ही नंबर एटम्स को हम 1 मोल बोलते हैं। उतने ही नंबर ऑफ एटम्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा? बोलो 1 मोल बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में कितने एटम्स होते हैं कार्बन 12 के इसमें? तो बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स in carbon 12 atoms in 12 gram carbon 12 is equal to 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, तो अगर 6.022 into 10 पर 23 एटम्स होते हैं कार्बन 12 के 12 ग्राम में, और हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6.0 in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम इज नोन एज व्हाट? बोलो 1 मोल। तो बेसिकली 1 मोल का मतलब हुआ क्या? तो 1 मोल का मतलब सिंपल सा होता है 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, तो 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा? बोलो 1 मोल बोलते हैं। आ रही बात समझ में? अब ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये बहुत बड़ा यूनिट है। ये क्या है? बहुत बड़ा यूनिट है। इतना बड़ा समझ रहे हो? 6.022 into 10 power 23। और इसी कारण से, ये इतना बड़ा होने के कारण ही हम इसको एटम्स को गिनने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एटम इतने छोटे होते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी कोई चीज सामान उठाओ ना, 12 ग्राम, सोच रहे हो 12 ग्राम का वजन कितना कम होता है? 12 ग्राम होता ही कितना है? चुटकी में आ जाएगा, आपका हथेली पे आ जाएगा 12 ग्राम कार्बन, छोटा सा। अब 12 ग्राम कार्बन जो है उसमें 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स हैं, एटम्स है। मतलब आप समझ लो कि करोड़ में 8 जीरो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन 23 जीरो है, तो सोचो कितना बड़ा नंबर है। मतलब इट्स लाइक कि बहुत बड़ा नंबर है। ये भी नहीं बोल सकते कि करोड़ के मुकाबले इट इज 16 टाइम्स, 16 टाइम्स नहीं है, 10 to the power 16 टाइम्स है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा नंबर है। आ रही बात समझ में? तो ऐसा है, ये काउंटिंग नंबर ही, तो आप दूसरे चीजों को भी काउंट करने के लिए इसको यूज कर सकते हो, बट वो चीज प्रेफरेबल नहीं होगा। क्योंकि कभी भी अगर अपन किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ना यूनिट के फॉर्म में, तो अपन कंपेरेबल यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट, जस्ट लाइक कि मैंने आपको बोला, एग्जांपल दिया कि जस्ट लाइक आपको अगर अंगुल से भुवनेश्वर का डिस्टेंस बोलना है, तो आप कभी भी उसको मीटर में नहीं बोलोगे, यू विल ऑलवेज टेल इट इन किलोमीटर और माइल। if you want to measure the perimeter of your room, you will always measure it in the terms of feet, not in the terms of kilometer. If you want to measure the distance between your sun and the nearest star, you will always measure it in the terms of what? बोलो light years, not in the terms of kilometer, क्योंकि किलोमीटर में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम कभी भी जो यूनिट चुनते हैं ना, वो ऐसा चुनते हैं कि जिसके साथ अगर हम उस नंबर को लिखे तो नंबर थोड़ा सा इजिली समझने में आसानी हो उस नंबर को। ठीक है, तो उसी तरह जैसे मान लो कि
if you are representing, just like if you are representing one dozen of cricket ball, 1 dozen of cricket ball, ठीक है, अगर क्रिकेट बॉल आपने 1 डजन लिया, ठीक है बेटा, और आप इसको चाह रहे हो कि अपन रिप्रेजेंट करें किसमें, बोलो किसमें रिप्रेजेंट करें, मोल में रिप्रेजेंट करें, यू कैन इजिली डू इट, यू कैन इजिली डू इट, ओके। तो मोल में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, 1 डजन ऑफ क्रिकेट बॉल मींस का बोलो 12 क्रिकेट बॉल्स, ठीक है ना, 12 क्रिकेट बॉल्स, ठीक है, ओके। तो एक चीज बताओ कि आप एक चीज बताओ कि 1 मोल का मतलब क्या होता है, बोलो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स बॉल्स अगर आपके पास होंगे तो आप उसको 1 मोल बॉल बोल सकते हो, 1 मोल बॉल बोल सकते हो, क्योंकि मैंने बोला मोल ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूज आप करते हो किस चीज के लिए, एटम्स मॉलिक्यूल्स को गिनने के लिए, लेकिन आप इसको अगर चाहो तो जबरदस्ती अगर करोगे तो आप किसी भी चीज के साथ यूज कर सकते हो। आ रही बात समझ में, आप जबरदस्ती अगर चाहो तो आप किसी भी चीज के साथ इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये किसके लिए, जैसे मान लो कि आपने बोला कि नहीं नहीं जो काउंटिंग नंबर है तो हम बॉल को गिनने के लिए 1 डजन 12 क्रिकेट बॉल को गिनने के लिए अपन मोल का यूज करेंगे, तो मैं वो आपको यही दिखा रहा हूँ कि 6.022 इंटू 10⁻23 बॉल्स अगर हैं तो आप उसको 1 मोल क्रिकेट बॉल बोलोगे। अगर उसी के जगह का तो 1 बॉल अगर बॉल है तो कितना मोल होगा बेटा बताओ, 1/6.022 इंटू 10⁻23 होगा बेटा, ठीक है। तो उसी तरह अगर मैं बोलूं कि 12 क्रिकेट बॉल है, 12 क्रिकेट बॉल अगर है तो 12 बॉल मतलब कितना मोल हो जाएगा, ठीक है, कितना मोल हो जाएगा बताओ बेटा, कितना मोल बॉल हो जाएगा, तो 1/6 पॉइंट यूनिटरी मेथड है सिंपल वाला, 6.022 इंटू 10⁻23 और इनटू कितना हो जाएगा बेटा बोलो 12, ठीक है। अब इसको अगर आप काट दो प्यार से तो प्यार से काटोगे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके तो इट विल बी अराउंड 2, सो दिस विल कम आउट टू बी 2 इंटू 10⁻23 मोल बॉल्स। अब बोलो आपकी क्या बोलना आसान है, क्या समझना आसान है, क्या 1 डजन क्रिकेट बॉल समझना आसान है या फिर 2 इंटू 10⁻23 मोल बॉल समझना आसान है, किससे आपको अमाउंट का बेटर आइडिया लग रहा है, बोलो किससे लग रहा है, डजन से लग रहा है, अरे लग रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं जो यूज करना क्या हो, बोलो कि जो यूनिट के साइज के कंपेरेबल हो, जो यूनिट के साइज के कंपेरेबल हो, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, वी विल नॉट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अंगुल एंड भुवनेश्वर इन मीटर, बिकॉज यूनिट बहुत छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू जो साइज है हमारे क्वांटिटी का। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो बेटा क्लियर Yes, है, sir. क्या मोल समझ में आया सबको कि मोल का मीनिंग क्या है, इट इज जस्ट अ काउंटिंग नंबर, नथिंग मोर देन दैट। आ रही बात समझ में, ठीक है, Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके। नाउ let's come to the next thing, that is gram atomic mass, gram atomic mass, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। उसके ग्राम एटॉमिक मास को बताने से पहले, ग्राम एटॉमिक मास को बताने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। हमारा जो एटम का देखो, पहले अपन ने क्या बोला कि हमारे पास कोई कंपेरेबल यूनिट नहीं था जिससे हम किसी भी एटम के वजन को नाप सके, ठीक है, किसी केजी या ग्राम में। बट धीरे धीरे जैसे ही साइंस का प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, तो वी वर एबल टू डिस्कवर मेनी थिंग्स, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम बड़े यूनिट्स के कंपैरिजन में भी हम एटम्स की वेट को नाप सकते थे, ठीक है। और इस मेथड, और इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। ये एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम ये चीज कर सकते हैं। अब बेसिकली मास स्पेक्ट्रोमीटर से अपन ने जब कार्बन 12 का मास निकाला, अपन ने सोचा कि यार एक चीज बताओ, अपन जो एटॉमिक मास आज तक एएमयू में फाइंड कर रहे थे, बट एएमयू और केजी के बीच में तो आज तक किसी को रिलेशन पता ही नहीं था, क्योंकि हम एएमयू और केजी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर ही नहीं पाए थे कभी भी। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के आने के बाद हमने सोचा कि चलो एएमयू और केजी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाए। तो अपन ने क्या किया कि अपन ने कार्बन एटम के मास को फाइंड करने की कोशिश की कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है। तो एटॉमिक मास ऑफ, अपन ने अपने कार्बन 12 आइसोटोप का एटॉमिक मास निकाला, ठीक है, इन केजी, तो ये आया आपको, या ग्राम में, तो ये आया आपको 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। कितना आया बेटा बोलो, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। अपन ने एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 निकाल दिया, तो सोचा कि यार तो अब सारे एटम्स का मास को किस में डिफाइन कर देते हैं, बोलो केजी में डिफाइन कर, ग्राम में डिफाइन करके देख लेते हैं क्या आता है।
तो ग्राम में डिफाइन करने के लिए सिंपल सा क्या है कि एएमयू और ग्राम के बीच में रिलेशन फाइंड कर लो, और जहां जहां आपने जैसे कार्बन का सोडियम का लिखा है 23 एएमयू, तो एएमयू को आप रिप्लेस कर दो, एएमयू के यूनिट को आप रिप्लेस कर दो किससे, बोलो ग्राम से, और फिर आपका ग्राम में हो जाए। जैसे आप मान लो कि आप 5 केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो केजी को आप कन्वर्ट कर देते हो किसमें, बोलो ग्राम में, तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम लिख देते हो, तो टोटल आपका 5 केजी इज इक्वल टू क्या, जैसे 5 केजी है बेटा, तो 5 केजी को ग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो केजी को आप लिख दो तो 1000 ग्राम, तो 5 इंटू 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या, बोलो बोलो 5000 ग्राम की हर बार कन्वर्ट करते हो, बस एक बार यूनिट को कन्वर्ट कर दिया, हो गया। तो उसी तरह अपन ने सोचा कि एएमयू और केजी के बीच में भी, ग्राम के बीच में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने 1 एएमयू का वैल्यू क्या होता है बेटा, बताओ, 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, ओके, एटॉमिक मास ऑफ C12 एटम, ठीक है बेटा। अब एटॉमिक मास ऑफ C12 अपन ने निकाला है अभी जस्ट स्पेक्ट्रोमेट्री से निकाला, तो यह है आपका 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है बेटा। अब 1.99 10⁻⁻23 ग्राम अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, प्यार से काटो, प्यार से काटोगे, तो ये जो आपका नंबर आएगा, this will turn out to be 1.67 into 10⁻⁻24 gram. This will turn out to be 1.67 into 10⁻⁻24 gram. Okay, and you can also write it as 1/6.022 into 10⁻23 ग्राम, ठीक है। अब बेसिकली देखो इसको जो है ना, ये जो एक चीज मैं बताना भूल गया था, 1 मोल, ये दिस नंबर ऑफ पार्टिकल and this 6.022 into 10⁻23 particles also known as, this number is also known as Avogadro number। Avogadro ने इस डेफिनेशन दिया था, और इस नंबर को अपन एक शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको ना हम बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं Na। इस नंबर को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Na से। इसको बोला जाता है अपन एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, एवोगैड्रो नंबर, इन द रिस्पेक्ट ऑफ एवोगैड्रो, ठीक है। तो 6.02 10⁻23 जिसको अपन 1/Na ग्राम भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 AMU कैन आल्सो बी रिटन एज 1/Na ग्राम, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, अगर 1 को आप 6.02 10⁻23 से डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा। अब ऐसा क्यों आएगा, उसका रीजन आपको बाद में चैप्टर में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों आ रहा है। वैसे तो आ रहा है मैथमेटिकली, सही बात है, लेकिन मैथमेटिकली भी क्यों आ रहा है ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है बेटा। अब हम मैंने ये क्यों बताया वो उसका रीजन मैं बताता हूँ। अभी मैं डिफाइन करने वाला ग्राम एटॉमिक मास को, ठीक है बेटा, ग्राम एटॉमिक मास को डिफाइन करने वाला। अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास की बात करूं बेटा, तो ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली है क्या, ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली है क्या, तो इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है। इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है ना। एक मोल एटम के मास को अपन क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। एक मोल किसी भी एटम के मास को, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक मोल के मास को अपन क्या बोलते हैं, उसका ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है ना, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना, ओके। तो बेसिकली 1 mole of atom of an element, okay, just like if I say that calculate the gram atomic mass of calcium, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम निकालो। अगर मैं कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास निकालने बोल रहा हूँ, तो आपने बोला कि सर, आपने बोला है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम का मास को बोलते हैं, 1 मोल एटम ऑफ कैल्शियम का मास को बोलते हैं। मैंने बोला सही बात है भाई, तो ये आप लिख सकते हो कि एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम, ठीक है, सॉरी, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम। मैंने बोला ठीक है सर, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर आपने बोला कि सर अगर ऐसा लिख सकते हैं तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि एक एटम को, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सर कि 6.022, क्योंकि 1 मोल क्या होता है सर, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, और एक एटम का मास क्या होता है सर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या सर, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एटम। मैंने बोला हाँ सर लिख सकते हैं। अगर आप मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम को लिख रहे हैं, तो आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, एटॉमिक मास ऑफ 1 कैल्शियम एटम इनटू 1 मोल का वैल्यू, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, दिस इज आल्सो नोन एज Na, ठीक है। तो आपने बोला सर बहुत अच्छे, इसको तो अपन ऐसे सर लिख सकते हैं, Na इंटू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम को सर मैं तो लिख सकता हूँ ना सर 40 mu। बोला एकदम सर लिख सकते हैं 40 mu, और इसको आगे क्या लिख सकते हैं सर, तो Na इंटू 40, और बोला कि सर 1 AMU है, तो 1 AMU को सर अभी जस्ट आपने बताया कि 1 AMU जो होता है सर वो 1/Na ग्राम का इक्वल होता है मैथमेटिकली। मैंने बोला हाँ सर एकदम होता है। आपने बोला सर ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं,
अच्छा Na मिल गया सर, चलो काट देते हैं, काट दो सर, ठीक है काट देंगे तो फिर क्या मिल जाएगा बताइए, 40 ग्राम। क्या मिला बेटा, 40 ग्राम। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40 MU, और कैल्शियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो होता है 40 ग्राम। तो बेसिकली ये जो बेस वैल्यू है ना, जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है, ये बस यूनिट चेंज हो रही है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ठीक है ना। 40 MU एंड 40 ग्राम दोनों के बीच में 1 मोल का डिफरेंस है, ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक यू कैन से दैट a gram atomic mass is the mass of an atom represented in grams. No, this is not the way, ठीक है ना, because 40 gram is never equal to 40 MU. When you are saying that mass of an atom represented in grams is known as gram atomic mass, तो उस केस में आप क्या बोल रहे हो कि एक एटम का मास 40 ग्राम है, बट ऐसा तो है नहीं, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। फॉर्चुनेटली हमारे लिए क्या चीज अच्छी हुई हमारे लिए कि भगवान ने भाई क्या किया, AMU और एवोगैड्रो नंबर के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन बना के दे दिया, ठीक है ना। अब ये बहुत अच्छा रिलेशन बना के देने के कारण ये Na और Na कट गया और हमारा ये जो नंबर था 40 वो बचा रह गया, और जिसके कारण अपन उसको क्या कर रहे हैं, बस उसका साइड में जो लास्ट में जो ग्राम है AMU है उसके जगह सिर्फ ग्राम आ गया और ये यूनिट सेम ही रहा। तो ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास दोनों में जो है सो जो आपको जो नंबर होगा ना वो सेम रहेगा, बस एंड का यूनिट चेंज हो जाता है। सर हाँ बेटा बोलो। सर थोड़ा एक बार ऊपर करेंगे। कर देंगे, कितना ऊपर और ऊपर, हाँ सर हो गया। चलो। अच्छा तुम लोग बस छापने पे ध्यान मत देना, ये नहीं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में सिर्फ लिख रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ना पहला प्रायोरिटी है। अगर आपका कुछ छूट रहा है तो फिर मेरे को बोल देना सर 2 मिनट रुक जाइए मैं लिख लेता हूँ या लिख लेती हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। बट फर्स्ट आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि मेरे को जो समझा रहे हैं सर वो समझना है। और जब मैं समझाना बंद करूँ तो मैं एक काम करूँगा, मैं हर बार 1 मिनट के लिए रुक जाऊँगा, ठीक है ना। जैसे मैंने ये लिख लिया, मैं स्लाइड करने से पहले मैं 1 मिनट के लिए रुक जाऊँगा, तब आप छाप लेंगे। आ रही बात समझ में सबको, ठीक है ना। बट आपको जो है सो ये चीज का ध्यान रखना है हमेशा कि पढ़ाते समय आप एकदम कंसंट्रेट करो कि सर क्या लिख रहे हैं, कभी भी उस टाइम पे कॉपी पे नहीं लिखना, ओके ठीक है।